और पहली खबर नांदेड़ से आ रही है। नांदेड़ में मोहम्मद इरफान नाम के एक शख्स को 2012 में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज जमानत मिल गई है। दहशतगर्दी के हवाले से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2012 में जिन्हें गिरफ्तार किया गया मोहम्मद इरफान को आखिरकार इरफान को 7 बरसों के बाद जमानत पर रिहाई मिली है। और इरफान का ताल्लुक महाराष्ट्र के नांदेड़ से है। 2012 में नांदेड़ से NIA ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इरफान को गिरफ्तार किया था, लेकिन 7 साल के बाद इरफान को जमानत पर रिहाई मिली है। जमीयत वाले, जमीयत उलमा हिंद, गुलजार आज़मी साहब, उनके हमारे पूरे घर वाले, फैमिली और दोस्त अहबाब सभी की तरफ से मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक मेहनत से जो हमारा केस लड़े हैं, जो हमारा बेगुनाह होने का जो असल मकसद था वो उन्होंने हमको हासिल करके दिखाया। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले कुछ दिनों में सब लोग छूट जाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो सभी को मालूम है कि हम बेगुनाह हैं और इंशाअल्लाह साबित होकर भी रहेगा। इसके लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ गुलजार आज़मी साहब का, हमारे दोस्त अहबाब का और हमारे वालिद साहब का, जो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत थी, और हमारे ससुर फिर फैमिली वाले, इन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि बहुत अच्छे से इन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़मीर इस वक्त जुड़े हुए हैं। ज़मीर, क्या अपडेट देंगे? इरफान को 7 साल बाद दहशतगर्दी एक मामले में जमानत पर रिहाई मिली है, अभी आगे भी लड़ाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला 2012 का था। एक गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी था, अलग अलग मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की गिरफ्तारियां हो रही थी। उसी वक्त नांदेड़ से मोहम्मद इरफान के अलावा दीगर 3 नौजवान, इस तरह 4 को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के इल्जाम में NIA ने गिरफ्तार किया था। तो ये लोग 7 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप की तरफ से इनके लिए काफी कुछ मदद की गई। तो आज बिलाखिर उन्हें एक हद तक कामयाबी मिली है कि वो जमानत पे कम से कम बाहर आ सके हैं। और अब उम्मीद उनको ये बंदी है कि मजीद अब बाइज्जत बरी के भी रास्ते उनके लिए हमवार होंगे। जी ज़मीर, 7 साल का अरसा लग गया है, जमानत मिली है अभी सिर्फ, आगे की लड़ाई कितनी लंबी है? क्या कुछ अदालत में कहा गया? और 3 लोग जो इनके साथ थे उन्हें जमानत क्यों नहीं मिली है? देखिए, इनमें जो 4 लोग थे, 4 में से इरफान का जो उस वक्त जिस पर जो जमात लगा गए थे वो रात पर उसमें दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस होने के ज़्यादा उसमें उनके पास शवाहिद मौजूद नहीं थे कि जिसकी वजह से इसको किया जाए। तो इसलिए उस वक्त लगता था कि इरफान का जो मामला है वो काफ़ी नॉर्मल है और बिल्कुल सिर्फ कुछ एक मशकूक लोगों से राब्तों के उसके इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस वजह से इसकी रिहाई हुई है। और मजीद लोगों पे जो है उनके हथियार वगैरह की बरामदगी का भी कुछ मामला सामने आया था। ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से अभी तक उनका मतलब लड़ाई चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल इरफान को जो नांदेड़ के हैं 7 साल बाद जमानत मिली है, और 3 इनके साथी हैं जो अभी उन्हें जमानत नहीं मिली। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान से। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद गिरफ्तार हो गया। हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में हाफिज सईद गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर पाकिस्तान से, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान के सूबे पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान में की गई है हाफिज सईद के ताल्लुक से। 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान के सूबे पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे मामले पर पाकिस्तान में सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या अपडेट देंगे? हाफिज सईद की गिरफ्तारी की बड़ी खबर आई है। जी, जराये के मुताबिक CTV ने जो है वो आज जो है वो हाफिज सईद को गिरफ्तार किया है, जब लाहौर से वो गुजरांवाला से जा रहे थे। तो ये बड़ी खबर यकीनन है, और जैसे जब इल्जाम मुख्तलिफ उनके ऊपर लगाता है, लेकिन ये देखना होगा कि उनके ऊपर ये इल्जाम जो है वो साबित हो पाते हैं कि नहीं। अब किसी इंडिया के पास एक और मौका है, यकीनन अगर जो भी जिसको भी उसके ऊपर एतराज है जी, तो वो किसी को ये ऐसे शवाहिद जो है वो सामने लाए जिस तरह से जो है वो सजा हो सके। वरना पहले भी इनकी गिरफ्तारी जो है वो अकेले में कई बार अब में आ चुकी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब रियासत जो है वो बिना सबूत के और चीजों के कितनी देर जो है वो उसका ट्रायल कराएगी या उसे जो है वो नजर बंद रखेगी या जेल में कदम में रखेगी। यकीनन इन चीजों को अगर किसी को भी उसके ऊपर एतराज है तो साबित करना भी यकीन है।
तो क्या समझा जाए, पाकिस्तान ने एक तरह से, हिंदुस्तान ने जो कुछ सबूत दिए, जो कुछ सामने चीज़ें रखी थी, उस पर एक तरह से कार्रवाई शुरू की है। देखिए, जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई है वो तो पाकिस्तान के अपने फेवर में है, वो खास आदमी दबाव का नतीजा तो नहीं है। किसी की रिक्वेस्ट पे तो की जा सकती है कि हम इन चीज़ों को नजर रखे। इनके मुख्तलिफ इदारे जैसे इंटरनेट फाउंडेशन है, मुतावा है, और के प्रोजेक्ट मैंने आपसे में है कि कई अरसे से जो है उनका मीटर किया जा रहा था कि कोई ऐसी सरगर्मी तो नहीं जो पाकिस्तान के अंदर, रियासत के अंदर, रियासत के बाहर किसी चीज में खतरा हो। तो उसके बावजूद तो उस तरह के ठोस शवाहिद यकीनन पाकिस्तानी रियासत को नहीं मिले थे, वरना ये कार्रवाई पहले ही हो चुकी होती। शायद मुमकिन है कि आज अगर किसी ने गिरफ्तारी की है और पिछले 3 दिन पहले आपसे में है होगा कि दहशतगर्दी का उनको मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुमकिन है कि रियासत के ठोस शवाहिद मिले हों जी, जिसके बाद इतना बड़ा जो है वो कदम किया गया हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर भारत में दूसरे ममालिक को एतराज है तो उन्हें चाहिए कि वो काफी सबूत फराहम करे जिसकी बिना पे उन्हें जो है वो कटहरे में लाया जा सके। अदरवाइज मुमकिन है कि चीजें तमाम उनके ऊपर इल्जाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया कमरान इस जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान के सूबे पंजाब में गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से, 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान के सूबे पंजाब में गिरफ्तार कर लिया है। और खबर बिहार से है। बिहार में आरएसएस और आरएसएस से जुड़ी तंजीमों की जानकारी जुटाई जा रही है। खुफिया जानकारी तलब की है बिहार सरकार की तरफ से। और बताएं कि इंटेलिजेंस महकमे को हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर तमाम आरएसएस और उससे जुड़े तंजीमें हैं उसकी खुफिया जानकारी, उसकी हामी तंजीमों की जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया है। सरकार ने आरएसएस और हामी तंजीमों के अफसरान के नाम, पते, टेलीफोन नंबर और कारोबार के बारे में जानकारी देने को कहा है। उधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी लीडर भाई वीरेंद्र ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के दरमियान बेमेल की शादी जल्द टूट जाएगी। वहीं बीजेपी ने बिहार सरकार के इस कदम की मुखालफत की है। केवल एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये बात सही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा सामाजिक संगठन है, राष्ट्रभक्त संगठन है, पूरे देश में जो समाज सेवा का काम करता है, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया है ये संगठनों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना, लेकिन केवल अगर एक संगठन के बारे में किया जा रहा है तो ये बात कहीं से उचित नहीं है। ये एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कि जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो नाथूराम गॉडेस के कानून को चलाना चाहते हैं, जिसने जो है पूरी आज़ादी जो है इस हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम किया, वैसे लोग के साथ गठबंधन का मतलब है बिना मेल के जोड़ी। देश को बांटना चाहती है आरएसएस, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे देश के कहीं भी राज्यों का, ये अपना मोनोपोली चाहती है। और राज्य सरकार, हमें उम्मीद है कि बिहार की राज्य सरकार उसके मोनोपोली को नहीं चलने देगी। किसी के मन में कुछ भी धारणा रही हो, पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दुनिया की सब ताकतों ने संघ के और संघ के कार्यकर्ताओं के बारे में अधिकाधिक जानकारियां एकत्रित करनी चाहिए, जिससे जो भी भ्रम हैं उन सब से वो निकल सके। और इसलिए अब तो वैश्विक स्तर पर ये सिद्ध हो गया है, संघ इज एंड वेल नोन फॉर हिज डिसिप्लिन, पैट्रियोटिज्म, ह्यूमन वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, वेलफेयर वैल्यूज एंड हार्मोनी। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी दल, नेता संघ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और असत्य से सत्य की ओर जाएंगे। और खबर राजस्थान से। राजस्थान की हुकूमत ने हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए कानून वज़ा करने का
फैसला लिया है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है राजस्थान में। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात जिस तरह से लगातार पूरे मुल्क में वक्फे से हो रहे थे, राजस्थान ने फैसला लिया है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हुजूमी तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को सजा दी जाएगी। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें हुजूमी तशद्दुद करने वालों को उम्र कैद की सजा और भारी जुर्माने आयद करने की सिफारिश की गई है। और झारखंड की राजधानी रांची में 2 नौजवानों पर हमले के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और इस मामले में जस्टिस एच.सी. मिश्रा और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस क्या कर रही है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में 31 जुलाई तक हुकूमत से जवाब तलब किया है और वाज़ेह है कि इक़रा मस्जिद के सामने 2 नौजवानों पर हमला हुआ था, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी जाहिर की थी। कर्नाटक के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फ्री हैंड दिया, यानी स्पीकर ही इन इस्तीफों पर फैसला करेंगे, लेकिन जो फैसला आया है इसका दबाव हरगिज जो है फौरी असर के साथ नहीं बनाया जा सकता और इस्तीफे पर स्पीकर को ही फैसला लेना है। तहरीक एतमाद की वोटिंग में शामिल होने के लिए भी बागी अरकान को मजबूर नहीं किया जा सकता है, यानी बागी अरकान पर उनकी पार्टियों के जरिए जारी व्हिप का इतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुमारस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर बागी अरकान वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे तो कुमारस्वामी की हुकूमत गिर जाएगी। जहां तक कल का सवाल है, मेन मामला कल का है, अगर स्पीकर आज भी रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दे, यही हो सकता है ना मैक्सिमम, तब भी जहां तक ट्रस्ट वोट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इन 15 विधायकों को ये रिलीफ दिया है कि वो ट्रस्ट बोर्ड में जाना चाहें या ना जाना चाहें, उनकी मर्जी है और कोई कंपल्शन नहीं है। इसका मतलब व्हिप लागू नहीं है और ये 15 एमएलए कल नहीं जाएंगे। अब जब नहीं जाएंगे तो जो रिजल्ट है आपके सामने, आप गिन लीजिए, 224 में से 15 को घटा के और हाफ निकाल लीजिए। ठीक है सर, ठीक। और जम्मू कश्मीर से एक खबर इस वक्त आ रही है इनकाउंटर को लेकर। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के सुपुर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान मुठभेड़ हुई, जिसमें इनकाउंटर चल रहा था, वो खत्म हो गया है। अभी इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। ये इनकाउंटर सुपुर के बराटगुंड इलाके में हुआ था। इनकाउंटर में हलाक हुए मिलिटेंट की शनाख्त नहीं हो पाई है। इलाके के एक रिहायशी मकान में मिलिटेंट छुपे हुए थे। आपको बता दें कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में इनकाउंटर जारी था। इनकाउंटर के पेश नज़र सुपुर में कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। इंटर मकाम के नज़दीक मकामी नौजवान और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें भी हुई है। बहरहाल सुपुर बारामूला के इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर ख़त्म हो गया है। एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। सज्जाद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सज्जाद, क्या अपडेट देने इस वक्त इस इनकाउंटर को लेकर आप? जी जिलानी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है इनकाउंटर खत्म हो गया। फौज इलाके से निकल रही है। अभी कहा जा रहा है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, लेकिन उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं की गई। हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के जो जिम्मेदार लोग हैं, ऑफिसर एसएसपी सोपोर हैं या फौज के जो भी ऑफिसर हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और अभी की इतला के मुताबिक इनकाउंटर खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ही पूरे इलाके में कई जगहों से झड़पें हुई हैं, पथराव के वाक़ात हुए हैं, टेयर गैस शेलिंग। जी सज्जाद, ये इनकाउंटर में सिर्फ एक हलाकत सामने आई है, क्या और मिलिटेंट हो सकते हैं जिस तरह से फायरिंग हुई फौज और मिलिटेंटों के दरमियान?
जी जिलानी, कहा जा रहा है कि ये एक ही मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद था जिसको मार गिराने के लिए दौरान शब ही इस इलाके को घेरे में लिया गया था। इस मिलिटेंट की जो है तलाश की जा रही थी और कहा जा रहा है कि जैसे ही सिक्योरिटी फोर्स इस मकान, जिस मकान की निशानदेही की गई थी, वहां गए और उस मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में ये एक मिलिटेंट मारा गया है। हाँ, इतना मैं बता दूं आपको कि कहा जा रहा है कि ये मिलिटेंट बिल्कुल मकामी है। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद इस जानकारी के लिए। बहरहाल एक मिलिटेंट इस मुठभेड़ में मारा गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सुपोर इलाके में फोर्सेस के दरमियान और मिलिटेंट के दरमियान मुठभेड़ हुई, जिसमें यह मिलिटेंट मारा गया है और जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। अगली खबर अमरनाथ को लेकर है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जोशो खरोश से जारी है। कम जुलाई तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मुक़द्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 4 वर्षों के दौरान पहली मरतबा महज 17 दिनों के अंदर इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों ने दर्शन किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से आज सुबह हजारों यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों में काफी जोशो खरोश देखा गया। यात्री सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजाम कर रहे हैं। उधर शेषनाग में नई दिल्ली की 71 साला पुष्पा रानी नामी यात्री दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई। इस तरह से अब तक अमरनाथ यात्रा के दौरान कुदरती तौर पर 16 यात्रियों की मौत हो चुकी है। यात्रियों ने मकामी लोगों के ताउन की बेहद सराहना करते हुए कश्मीर को एक महफूज जगह करार दिया है। अमरनाथ यात्रा जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। जब तक हमारे कश्मीरी लोग हमारे साथ नहीं देंगे तब तक हमारी यात्रा सफल नहीं है। हमें जो यात्रा जो यही सिखाती है कि हमें हिंदू मुसलमान सिख इत्तेफाक का जो हनेरा था, जिसके वजह से हमारा जम्मू कश्मीर मजबूत हो सकता है। अगर हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल होगा तो हमारा हिंदुस्तान खुशहाल होगा। जहां हम बारी रियासत के अपने यात्रियों से कहना चाहता हूं कि जो बार मीडिया जो है हिंदुस्तान का दूसरी रियासतों का वहां प्रोपेगेंडा करता है कि कश्मीर में ये है, दहशतगर्द हैं, लेकिन जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और जो यात्री खूब आए। देखें कश्मीर में कैसी खूबसूरती है और कश्मीर के लोग जो है मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में माने हुए हैं। मैं जहाँ से लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग इस पर सियासत करते हैं उनको सियासत बंद करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के आगे हम यही प्रार्थना करेंगे हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हालात ठीक हों और जहाँ अमन रहे। सर, यात्रा की सुविधाएं बहुत बढ़िया दी हुई हैं इस बार। मैं पहली बार ही आया हूँ, पर लोग बार बता रहे हैं आर्मी का बहुत सहयोग है, फैसिलिटीज बहुत हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है इस बार। लोगों का भी अच्छा सहयोग है इस बार और सब लोग बहुत खुश होकर रास्ते में मिले थे। बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर भी के लिए यही है कि सब यहाँ भी अपने भाई बंधु हैं और बहुत ही मिलनसार लोग हैं ये लोग भी। आपके मन में अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है आने के बाद। और रॉबर्ट वाड्रा की पेशगी जमानत की मनसूखी का मामला भी उलझा हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने वाड्रा को पेशगी जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और वाड्रा को जवाब दाखिल करने के लिए मजीद 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है। अब मामले की अगली समाअत 26 सितंबर को होगी। बिहार में अब तक सैलाब से 75 अफराद की मौत हो चुकी है। बिहार के 12 अजला बहुत ही ज्यादा मुतासिर हैं इस सैलाब की वजह से और 26 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब का शिकार हुए हैं और हुकूमत ने अभी तक 33 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य के काम जारी हैं। बिहार में अब तक सैलाब से 75 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं हुकूमत ने अभी तक 33 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी है। बिहार के जो अजला सैलाब से मुतासिर हैं उनमें शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मशरकी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल और दरभंगा शामिल हैं। बिहार में सैलाब से अब तक 70 से ज्यादा अफराद हलाक। रियासती हुकूमत ने 33 लोगों की मौत की है तस्दीक। सैलाब से 26 लाख से ज्यादा अफराद हुए हैं मुतासिर। मोतिहारी में सैलाब से 19 अफराद हलाक। सीतामढ़ी में सैलाब से 11 अफराद हलाक। अररिया में सैलाब से 10 अफराद हलाक। शिवहर में सैलाब से 7 अफराद हलाक। पूर्णिया में
सैलाब से 3 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक। मधुबनी में सैलाब से 7 अफराद हलाक। किशनगंज में सैलाब से 4 अफराद हलाक। दरभंगा में सैलाब से 2 अफराद हलाक। सुपौल में सैलाब से 2 अफराद हलाक। सहरसा कोसी नदी में डूबने से 2 अफराद की मौत। मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी में सैलाब। सहरसा, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा में सैलाब। बिहार में आए सैलाब की वजह से लोग अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी में सैलाब की वजह से मकान गिरने की तस्वीर भी सामने आई है। सैलाब के पानी की वजह से ज्यादातर सड़कें टूट चुकी हैं और गांव का राब्ता बड़े शहरों से मुनक़ता हो चुका है। ऐसा ही हाल कुछ मुजफ्फरपुर का है, जहां लोग सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। कोई सुविधा नहीं है हम लोगों का, अभी तक एक तिरपाल तक नहीं मिला है, नाव का सुविधा नहीं है, मतलब किसी तरह की कोई सरकार से सुविधा नहीं है। सैलाब मुतासिर इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत का काम जारी है। राहत कार्य के सिलसिले में मजीद कई इकदाम उठाए गए हैं। राहत और बचाव के लिए खुसूसी हिदायत दी गई हैं। ये उजान जहाँ पर ये फूड पैकेट की जरूरत है तो वहाँ पर ये पहुँचा रहे हैं। सामूहिक चेन भी की व्यवस्था की गई है। वजीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा करने के बाद कहा कि इन इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार में सैलाब का कहर जारी है। 12 अजला इसकी जद में हैं और आवाम परेशान है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में बिहार की मुबलती तस्वीर जो सैलाब से मुतासर है आप देख सकते हैं, जिसमें सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर और मोतिहारी के सैलाब से मुताल्लिक हैं। 12 अजला इस वक्त बुरी तरह से मुतासर है सैलाब की वजह से। कहर जारी है सैलाब का। ये 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर और मोतिहारी की हैं। और वहीं बिहार में सैलाब से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। लोगों की आमदरफ्त में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज हम आपको टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मधुबनी, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया में सैलाब की हालत बयान कर रही है। तो ये दूसरी 6 तस्वीरें हैं जो मधुबनी, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया में सैलाब की हालत को बयान कर रही हैं। और न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।